Welcome back to my channel. So today we will be starting a new topic, a new reaction, that is Beckmann rearrangement. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ऑब्वियसली पिछले लेक्चर में हमने किया था हेलोफॉर्म रिएक्शन, आज हम लोग बेकमैन रीअरेंजमेंट करेंगे. तो बेकमैन रीअरेंजमेंट जो है ये बहुत ही आसान सा एक रिएक्शन, ये आपके एल्डिहाइड कीटोन्स के बाद ही आएंगे टॉपिक में, ठीक है. तो मतलब आप सबने बहुत सारे रीअरेंजमेंट अभी तक पढ़े होंगे, जैसे कि पिनाकोल रीअरेंजमेंट, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन जो है वो भी एक तरह का रीअरेंजमेंट ही है. यहाँ पे हम लोग एक नई तरह का रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे जहाँ पे मैकेनिज्म थोड़ा दूसरों से हटके है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है. मैकेनिज्म तो सेम ही होगा रीअरेंजमेंट, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है. तो मैं वो आपको बताऊंगा इसमें क्या होगा. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए, आपके नॉलेज के लिए, और आप जब हायर स्टडीज करोगे देखोगे ये रिएक्शन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत काम आता है, ठीक है. तो आइए शुरू करते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट. तो एक्चुअली बेकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, it is the acid catalyzed conversions of ketoxymes into N substituted amides. Okay, it is the acid catalyzed conversion of ketoxyme into N substituted amides. तो आप सबको शायद पता होगा कीटोक्साइम्स क्या है. जब कोई भी ऐसे कीटोन NH2Z, where Z is any group, ऐसा कोई रिएक्शन होता है तब ऑलवेज यहां से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है. वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है और आपका क्या बन जाता है, ऐसे सिस्टम्स. दिस काइंड ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज ऑक्सिम्स. ओके, ऑक्सिम्स. अब ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा, द स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, कीटोक्साइम. अब बेसिकली बेकमैन रीअरेंजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी कीटोन मान लो R1 एंड R2, कोई भी कीटोन, इसके साथ हम हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन कराते हैं. हाइड्रोक्सिल एमीन, दिस इज क्या है, इट इज क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन. ओके, तो क्या होगा, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा. होने के बाद क्या बन जाएगा आपका ऐसा कोई सिस्टम R1 R2. ओके, ठीक है. अब ये क्या बन गया आपका, कीटोक्साइम. कीटोक्साइम क्यों हुआ, बिकॉज आवर स्टार्टिंग मटेरियल was nothing but a ketone. Okay, so now अब असली बेकमैन रिएक्शन पे आते हैं. बेकमैन रिएक्शन क्या होता है, इट इज द एसिड कैटालाइज्ड कन्वर्शन ऑफ कीटोक्साइम्स इनटू N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स. ओके, N सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स नहीं, याद रखना है, एमीन्स नहीं, एमाइड्स, ठीक है. अब आइए असली रिएक्शन पे, ठीक है. तो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पहले लिख रहा हूं, फिर आपको मैं समझाऊंगा. मैंने जनरल कोई भी कीटोक्साइम ले लिया. आपको शायद पता होगा कि कीटोक्साइम्स एग्जिस्ट एज टू जियोमेट्रिकल आइसोमर्स. आइदर आप सिन एंटी बोल सकते हो या फिर आप EZ बोल सकते हो, ठीक है, EZ बोल सकते हो. तो मैं नोमेनक्लेचर बाद में एक बार जियोमेट्रिकल आइसोमर का जो नोमेनक्लेचर है वो भी बाद में डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सिम्स का जो IUPAC नेम है, IUPAC नेम है, वो भी काम आने वाला है, ठीक है, एग्जाम पर्पज से. सबसे पहले हम यहां पे H+H2O डालेंगे. जब अगर हम H+ डालते हैं तो OH- will abstract the proton. OH- will abstract the proton to give OH2+ and the nitrogen lone pair stays here. ठीक है,
The next step is the migration of R1 to nitrogen and the removal of H2O as a neutral living group. As a neutral living group. Okay. सब मैं डिस्कस करूंगा, क्यों R1 माइग्रेट हुआ, क्यों R2 नहीं हुआ, मैं सब डिस्कस करूंगा. सो द फाइनल, अभी जो इंटरमीडिएट जो बन गया वो आपका कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, N के ऊपर R1. ओके. नाउ इसके ऊपर हम पानी है, वाटर will act as a nucleophile and attack this carbocation to give okay. So now it will obviously show tautomerism to give more stable product. It will obviously show tautomerism to give more stable product, that is your N substituted amines. देखो नाइट्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वन ऑफ द एल्किल ग्रुप्स. अब इस रिएक्शन से आप सबके मन में बहुत सवाल आएंगे कि भैया यहाँ पे क्यों R1 ही माइग्रेट हुआ, R2 क्यों नहीं हुआ. और सबसे पहले जो सवाल आता है कि यहाँ पे देखो भाई, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर था, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर था. तो हम सबको पता है कि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. एंड अगर हम प्रोटोनेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू अवर नॉर्मल लॉजिक, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू अवर लॉजिक, नाइट्रोजन शुड गेट प्रोटोनेटेड फर्स्ट बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मच लेस. बट let us say one thing कि after the protonation of H2O, protonation of OH, a neutral living group is formed, that is OH2 plus अगर लीव कर जाएगा तो it will leave as a neutral living group H2O. So if OH is protonated, there is a chance of formation of a neutral living group which is very stable. आप सबको पता है कि neutral living group जब बन जाएगा रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि neutral living groups are very much stable than charged living groups. Okay. So now कहानी यहाँ पे आता है कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों लिखा, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, ब्रैकेट यहाँ पे होगा. मैंने ये दोनों जो स्टेप इंटरमीडिएट है, मतलब ये दोनों जो स्टेप्स है, इंटरमीडिएट नहीं है, इंटरमीडिएट तो ये है, ये जो दोनों स्टेप्स है मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा. ब्रैकेट में मैंने इसीलिए लिखा बिकॉज दिस शिफ्ट इज अ कॉन्सर्टेड स्टेप. कॉन्सर्टेड स्टेप, कॉन्सर्टेड स्टेप मतलब occurs simultaneously. occurs simultaneously. मेरा मतलब, कहने का क्या मतलब है, the protonation, after the protonation of OH2 plus, the elimination of living group and the migration of alkyl group occurs simultaneously. This does not occurs in two different steps. मतलब कोई ऐसे भी सोच सकता है कि पहले लिविंग ग्रुप बाहर चला गया फिर एल्किल ग्रुप ने माइग्रेट किया. नहीं, ये नहीं होता. दिस रिएक्शन इज स्पेक्ट्रोस्कोपिकली प्रूफ. दिस स्टेप इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने प्रूफ किया कि ये जो स्टेप है, द माइग्रेशन ऑफ द एल्किल ग्रुप एंड द एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप ऑकर साइमल्टेनियसली. मतलब the elimination of living group does not precedes the migration of alkyl group. Okay, so basically actually यहाँ पे क्या है, this step is nothing but a kind of simple SN2 type reaction. Simple SN2 type reaction because देखो भाई, ये जो लिविंग ग्रुप है और ये जो एल्किल ग्रुप है, these are on the same side. अगर ये यहाँ पे माइग्रेट करता, अगर ये यहाँ पे माइग्रेट करता और ये लीव करता, तो देयर शुड बी अ ह्यूज स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन द लिविंग ग्रुप एंड द एंटरिंग और द माइग्रेटिंग ग्रुप. ठीक है, SN2 रिएक्शन याद करो, सिंपल SN2 में क्या होता है, सबस्ट्रेट के साथ एक लिविंग ग्रुप जुड़ा रहता है, हम बाहर से एक न्यूक्लियोफाइल देते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, पीछे से अटैक करता है सबस्ट्रेट को और जो आपका लिविंग ग्रुप उसको उल्टा मतलब ऑपोजिट साइड से फिर बाहर फेंक देता है ना, ऐसा ही होता है. तो यहां पे भी कहानी ठीक सेम है कि द माइग्रेटिंग ग्रुप विल अटैक द नाइट्रोजन फ्रॉम बैक साइड टू एलिमिनेट द न्यूट्रल लिविंग ग्रुप. द एल्किल ग्रुप विल
attack the nitrogen from backside to eliminate the living group. Okay, so now कोई कोई बुक्स या फिर कोई कोई टीचर्स आपको समझाने के लिए शायद ये स्टेप, ये जो इंटरमीडिएट कहीं पे लिख सकता है, ठीक है, कोई कोई ऐसे लिख सकता है कि आफ्टर, कोई कोई ऐसे समझा सकता है कि आपको पहले भाई OH2 लीव कर गया, यहाँ पे क्या बन गया, नाइट्रोजन के प्लस, सॉरी नाइट्रोजन के पास एक प्लस चार्ज और आपके यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर और यहाँ पे R1 R2। अब कोई कोई बोलेगा कि ये माइग्रेट कर रहे हैं, लेकिन भाई देखो अगर ये फॉर्म होता तो ये भी इक्वली माइग्रेट कर सकता था। अब तो इसमें रिपल्शन की कोई कहानी है ही नहीं, रिपल्शन की कोई कहानी है ही नहीं, ठीक है। द प्रॉब्लम इज दिस इंटरमीडिएट इज नेवर फॉर्म्ड, दिस इंटरमीडिएट N+ सिस्टम इज नेवर फॉर्म्ड बिकॉज इस पे देखो भाई नाइट्रोजन के जो हाइब्रिड, अगर ये फॉर्म होता, अगर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड, और शायद आप सबको पता होगा एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल, उसके हिसाब से sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन इज इवन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन। मतलब नॉर्मली ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन शेयर ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में sp3 होता है, तो अगर sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन बन जाएगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मली ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाएगा। और अगर एक इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो ये इंटरमीडिएट बहुत बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। दिस इंटरमीडिएट विल बी मोर अनस्टेबल देन दिस कार्बोकैटायन सिस्टम, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म ही नहीं होता, एंड ये इंटरमीडिएट जो है फॉर्म ही नहीं होता, एंड क्या होता है, दिस माइग्रेशन ऑफ एल्किल ग्रुप एंड द एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप ऑकर्स इन अ सिंगल स्टेप। तो इतना कहानी बोलने की क्या जरूरत था। तो यहां से एक बात पक्की हो गई कि मैं यहां पे लिखता हूं कि ऑलवेज ग्रुप प्रेजेंट टू द antiposition of OH will migrate. Obviously देखो this is your OH group and this is your alkyl group. Alkyl group and OH are on antiposition. Alkyl group and OH are on antiposition. Anti मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट, पीछे एक पीछे मतलब लिविंग ग्रुप और जो आपका माइग्रेटिंग ग्रुप है वो उसके पीछे है। तो ऑब्वियसली इन केस ऑफ बेकमैन रीअरेंजमेंट it is highly stereoselective reaction. It is highly stereoselective because the alkyl group which is present in the antiposition of the leaving group will always migrate. ठीक है। अब मैं थोड़ा रब करके एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं जल्दी से, ठीक है। अब कोई ऐसा सोच सकता है कि यहाँ पे C+N OH2 प्लस है, यहाँ पे R1 और आपका R2, ओके। कोई ऐसा बोल सकता है कि भैया हम इसका रोटेशन करा के R1 को, अगर हम इसका रोटेशन करा देंगे बॉन्ड के अक्रॉस, R1 R2 हो जाएगा या R1 हो जाएगा, तब तो ये R2 माइग्रेट कर जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे कर दिया आपने कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। डबल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज यहां पे क्या है, पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड है। अगर आप रोटेट करोगे तो ऑब्वियसली अगर आप रोटेट करोगे, दोनों पाई बॉन्ड पैरेलल था, अगर आप कार्बन को ऐसे रोटेट कर दोगे तो पाई बॉन्ड तो टूट जाएगा। अगर पाई बॉन्ड टूट गया तो ये डबल बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना। आप तो ऐसा नहीं कर सकते। अब सबको पता है कि रोटेशन अक्रॉस ए मल्टीपल बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड, रोटेशन अक्रॉस पाई बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड, रोटेशन इज ओनली अलाउड अक्रॉस सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो कभी ये हो नहीं सकता। ऑलवेज ग्रुप प्रेजेंट टू द एंटी टू द OH ग्रुप विल ऑलवेज माइग्रेट, मतलब जो ग्रुप OH के एंटी पोजिशन पे है वही माइग्रेट करेगा। अब आइए हम थोड़ा रिएजेंट के बारे में चर्चा करते हैं, बिकॉज दिस रिएक्शन कैन ऑकर
with several other reagents such as H2SO4, PCl5, लुईस एसिड, कुछ भी लुईस एसिड ले लो, टॉसाइल क्लोराइड, BF3, FeCl3, RCOCl, PHSO2Cl, okay, SOCl2, etc. This reaction can occur in presence of all these reagent. कोई सा भी reagent ले लो, आपको ये जरूरी नहीं है कि आप H+ ही लो, आप कोई भी लुईस एसिड ले लो, ये रिएक्शन हो जाएगा। बिकॉज लुईस एसिड क्या करेगा, ये जो OH ग्रुप था नाइट्रोजन के साथ, OH ग्रुप विल डोनेट द लोन पेयर टू द लुईस एसिड एंड विल फॉर्म अ बेटर लिविंग ग्रुप, देन ये लीव कर जाएगा। ठीक है, कहानी सेम ही था। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कार्बन, मिथाइल, इथाइल, सबसे आसान, और आपका H+ H2। ठीक है, ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट हम लिखेंगे लेकिन एक आध बार प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो OH2+ हो जाएगा और यहाँ पे मिथाइल और इथाइल। अब माइग्रेट कौन करेगा, द मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द एंटी पोजिशन। OH के एंटी पे देखो मिथाइल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली मिथाइल विल माइग्रेट एंड दिस विल शिफ्ट, दिस विल एलिमिनेट। ओके, सो नाउ यहाँ पे इथाइल कार्बोकैटायन डबल बॉन्ड NMe। ओके, नाउ यहाँ पे H2 का एडिशन होगा, तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा टॉटोमराइज कर जाएगा, ये टॉटोमराइज करके आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा NHMe। तो मेरा इस मैकेनिज्म को लिखने का यही मतलब था, आपको समझाने कि कैसे हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखेंगे। डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, जो ग्रुप आपके एंटी पोजीशन पे था, आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको ऐसा कोई रिएक्शन दे दे कोई भी बेकमैन पे, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस OH को हटाना है यहाँ से। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ। ओके, मिथाइल को यहाँ पे लगाना है, और जो ग्रुप बच गया यहाँ पे एंटी वाला ग्रुप को आपको नाइट्रोजन के साथ जोड़ देना है। जो ग्रुप बच गया उसको कार्बन के साथ लगा के कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड बनाना है। सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन यहाँ पे था, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब देखो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसको डायरेक्टली आपको ब्रेक कर देना है पाई बॉन्ड को। नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगाना है और जो ग्रुप आपके माइग्रेट किया उसको जोड़ देना है। देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या करना है आपको, जो ग्रुप एंटी पोजीशन पे उसको लेके नाइट्रोजन के साथ चिपका देना है। जो ग्रुप यहाँ पे बच गया, रिमेनिंग जो ग्रुप हो गया, उसको कार्बन के साथ जोड़ के कार्बन पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना है और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ देना है, वैलेंसी सेटिस्फाई करना है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट आप ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात था, देखो यहाँ पे H2O कहाँ से आया, फ्रॉम मीडियम। H2O कहाँ से आया, फ्रॉम मीडियम। ठीक है, तो अगर आपको कोई ये बोल दे कि हमने ऑक्सीजन की 18 आइसोटोप ले लिया मीडियम में, तो अगर हम ऑक्सीजन के 18 आइसोटोप ले लेंगे मीडियम में, तो ऑब्वियसली दिस हाइड्रोजन मतलब ऐसा सिस्टम में अटैक करेगा जहाँ पे ऑक्सीजन 18 है, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यहाँ पे भी 18 आ जाएगा। ये गलती कभी मत करना। कोई बच्चे क्या करते हैं, इस OH को उठा के यहाँ पे लगा देते हैं और इसको उठा के यहाँ पे लगा देते हैं, फिर एलिमिनेशन कर देते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना। ये मैकेनिज्म जो है, ये रिएक्शन बिल्कुल ये नहीं है कि सिंपली एल्किल ग्रुप और OH को आपने एक्सचेंज कर दिया एक दूसरे के पोजीशन, ये बिल्कुल नहीं करना। कोई ये करता है, एल्किल ग्रुप को उठा के यहाँ पे लगा दिया, OH को यहाँ पे लगा दिया, फिर टॉटोमराइज कर दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर ऐसे करोगे तो पूरा मैकेनिज्म गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सेकेंड स्टेप में, लास्ट स्टेप में जो H2 का एडिशन हुआ, दैट H2 इज कमिंग फ्रॉम द मीडियम। ठीक है, दैट H2 इज कमिंग फ्रॉम द मीडियम। तो आप सबको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई मीडियम में
D2O ले ले, D2O ले ले, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा और नाइट्रोजन के साथ D जोड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे N- फॉर्म हो रहा है और N- इज टेकिंग दैट हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। ओके, टॉटोमराइजेशन हो रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ख्याल रखना है। दिस हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम द मीडियम, दिस हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम द मीडियम, नॉट अ सिंपल एक्सचेंज ऑफ दिस टू, ठीक है। अब आइए हम थोड़ा इसकी नोमेनक्लेचर देखते हैं कि ऑक्सीम्स की नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। ऑक्सीम्स की जो नोमेनक्लेचर उसको हम कैसे करते हैं। ओके, मिथाइल, इथाइल, नाइट्रोजन, OH, और यहां पे मैंने लिख दिया मिथाइल, इथाइल, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे का जियोमेट्रिकल आइसोमर। दीज आर, बोथ ऑफ दीज आर मतलब ईच अदर्स जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा GI, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ऐसे केसेस में हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, वाया CIP रूल। CIP रूल में हम क्या करेंगे, पहले प्रायोरिटी देखेंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो बिटवीन लोन पेयर एंड OH has higher priority and lone pair has second priority. Between ethyl and methyl, ethyl has higher priority. Obviously ethyl will have higher priority and methyl will have second priority. Okay, now according to CIP rule, if both of the higher priority group are on the same side, then we'll write Z or syn. Okay, Zuzamen, Z for Zuzamen एंड सिन फॉर सिन। सिन फिर से कुछ, सिन मतलब दोनों सेम साइड, आपको पता होगा सिन एंटी नोमेनक्लेचर। सिन मतलब दोनों सेम साइड, एंटी मतलब दोनों ऑपोजिट साइड। अब इसमें देखो, इसमें OH इज हायर प्रायोरिटी, अब ये हायर प्रायोरिटी है, तो अब देखो दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर द ऑपोजिट साइड, इसमें हम क्या लिखेंगे E और एंटी, ठीक है। अब हमें इसका नेम लिखना है। आपको कहीं पे प्रोडक्ट, आपको कहीं पे रिएक्शन ऐसा भी दे सकते हैं कि सिर्फ उसने क्या किया, IUPAC नेम उठा के दे दिया। एक सेकेंड, IUPAC नेम उठा के दे दिया, आपको फिर उस नेम से पता लगा कि आपको सही जियोमेट्रिकल आइसोमर लिख के फिर प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि दिस रिएक्शन इज क्या है, हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव। आप गलत जियोमेट्रिकल आइसोमर बना दोगे तो प्रोडक्ट भी गलत आ जाएगा, क्योंकि आपको एंटी ग्रुप को माइग्रेट कराना